हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका हिंदी में हिंदी सेकंड लेसन 8 जिसका नाम है समास, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए समास क्या होते हैं। जो समास होते हैं वह दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर बनते हैं और एक स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, यानी जिसका अपना अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि समास का अर्थ क्या होता है, यानी परिभाषा। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नए शब्दों को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह समास कहलाती है। यानी जब दो नए शब्द होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और उसके द्वारा जो एक नए शब्द की रचना होती है उसको हम समास कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा समस्त पद। तो शब्दों को जोड़ने या मिलाने पर जो नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। जैसे माता और पिता, यानी हमने इसमें माता और पिता को जोड़ दिया तो बन गया माता पिता। तो ये हमारा क्या हो गया, यह समस्त पद हो गया। अब आ जाता है हमारा विग्रह। तो समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है चौमासा, तो 4 माहों का जो समूह, ठीक है, तो यहाँ जो 4 माहों का समूह है वह समूह विग्रह के अंतर्गत आ गया। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था माता और पिता, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका बन गया था माता पिता, तो जब हमने इसको अलग किया तो बन गया हमारा माता और पिता। तो ये क्या हो गया, हमारा विग्रह के अंतर्गत आ गया। अब आगे हमारा संधि और समास के, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो संधि होती है वह वर्णों में होती है और जबकि जो समास होते हैं वह शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाए संधि में विभक्तियों या शब्दों का लोप नहीं होता है। यानी जब हम संधि करते हैं तो उसमें विभक्ति और जो शब्द होते हैं वह अलग, लोप उनका जो अलग नहीं होता है। और जबकि जो समास होते हैं इसमें समास होने पर विभक्तियों या शब्दों का लोप भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सीता और राम, तो सीताराम, जैसे इसमें और का जो है वह समाप्त हो गया है, यानी लोप हो गया है। ठीक, अब आ जाता है हमारे समास के भेद। तो पहला आ जाता है हमारा समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा आ जाता है हमारा बहुव्रीहि समास, फिर आता है द्विगु समास और छठा आता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इसमें दिया गया अव्ययीभाव समास। तो जिस समासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान होता है, यानी जहाँ पे पहले शब्द की प्रधानता होती है और अव्यय हो तथा इनके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, ठीक है, यह अव्ययीभाव के समास के उदाहरण है। शक्ति के अनुसार, इसका समस्त पद बन जाएगा यथाशक्ति। ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ के बनाया गया है तो समस्त पद हो जाता है, तो यथाशक्ति। और जब हम इसको अलग करेंगे यानी विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक क्षण। ठीक, तो सॉरी, विग्रह हो जाएगा प्रत्येक क्षण का और समस्त पद इसका क्या हो जाएगा, प्रतिक्षण। ठीक, तो ये जो हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण आते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा तत्पुरुष समास। तो जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद पूर्व पद संज्ञा हो तथा गौण हो और जो उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको विग्रह करने यानी इसको अलग करने में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पदों में उनका लोप हो जाता है। जैसे गुरु के लिए भक्ति, तो इसका क्या बन गया, गुरु भक्ति, यानी के लिए जो था इसमें लोप कर दिया गया है। ठीक है, अब आ जाता है तत्पुरुष के समास के भेद। तो इसमें तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाता है पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कारण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास पहला है। जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति यानी कर्म विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को इस तरह से हमने कारक याद किए होते हैं, तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगती है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विद्या का आलय विद्यालय। दूसरा आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। तो जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक यानी से के साथ है। यहाँ पे करण कारक हमारा कौन सा होता है, से कौन सा, जो किसी चीज़ से किसी चीज़ का संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है, छिपी होती है उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दया से आर्द्र, तो क्या हो गया, दयाद्र। ठीक, अब आ जाता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी व्यक्ति यानी संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को लगती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गौ के लिए शाला, तो क्या बन गया, गौशाला। अब आ जाता है हमारा अप्रधान तत्पुरुष समास। तो जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति यानी से, जैसे ऊपर भी से था हमारा, ठीक है, तो इसमें वहाँ के द्वारा थे यानी किसी चीज़ से संबंधित था और यहाँ पर जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के लिए किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पीड़ा से मुक्त, तो पीड़ा मुक्त। ठीक है, यानी यहाँ अलग कर दिया गया है। अब आ जाता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। तो जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक जिसके चिन्ह है हमारा का, के, की लगती है उसे हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, तो क्या बन गया, गंगा जल। सूर्य का उदय यानी सूर्योदय।
अब आगे हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति, ठीक है, जिसके कारक चिन्ह है में और पर लगती है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरण में आया हुआ, तो क्या बन गया वह हमारा शरणागत। ठीक, ऐसे हो गया मोटर पर सवार, तो क्या बन गया हमारा मोटर सवार। अब आ जाता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक, तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा जो पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य तथा उपमान व उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला है जो कमल, ठीक, तो क्या मतलब हो गया इसका, नील कमल। ठीक है, और इसका विग्रह हो गया कमल के समान नयन, यानी जिसके विग्रह अब जो दूसरा है हमारा कमल के समान नयन, तो इसका क्या हमारा समस्त पद क्या बन जाएगा, इसका कमल नयन। अब आ जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। तो जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी और ही अर्थ का वाचक हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे विग्रह करेंगे हम, यहाँ विग्रह किया गया है, जैसे श्वेत है आंबर जिसका, है ना, और तो इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, श्वेत आंबर। अब अगला आ जाता है हमारा द्विगु समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी किसी संख्या का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 9 विग्रह हुआ जैसे कि शब्द का, तो 9 रात्रियों का समूह, तो क्या बन गया नवरात्र। ठीक है, यहाँ पे जो है तिथि दे दी गई है 9। ठीक है, ऐसे है 2 पहरों का समूह, तो यहाँ पे तिथि दी गई है, संख्या दे दी गई है 2, तो हो गया 2 पहर। अब आ गया हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको मिलाने वाले समुच्चय बोधक अव्यय, यानी इनको जो मिलाया जाता है, संबंध प्रकट किया जाता है, और ऐप तथा वा का इसमें लोप हो जाता है। जैसे सीता और राम, तो इसमें और का लोप हो गया है, ये बन जाएगा सीताराम। राजा और रंग, यहाँ पर भी और का लोप हो गया, तो बन गया राजा रंग। ठीक, अब आ जाता है हमारा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो देखिए कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होते हैं। जैसे नील कंठ, तो नीला है कंठ जिसका। बहुब्रीहि में विशेषण विशेष्य का अंतर नहीं होता, परंतु वह समस्त पद भी किसी अन्य संज्ञा आदि का विशेषण होता है। इसके साथ ही जो अन्य शब्दार्थ होते हैं वह इसमें गौण होते हैं और भिन्नार्थ यानी अलग ही प्रधान हो जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये इस लेसन की रीडिंग हो गई। समास आप लोग जब अपने आप एक बार पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बाकी जो इसका वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा। ठीक है।